So in the last lecture, we talked about charge densities. We went over the concept of charge density, and we tried to get a hold of the reasons that why we consider charge density as a uniform thing, but not a discrete thing. Mm, After that, we will be moving towards a new concept which is called current density. अभी तक हमें ये तो अंदाज़ा है कि करंट और चार्ज जो है उसके अंदर फ़र्क क्या है। हम लोगों को जो मैट्रिक एफएससी में हमने ये देखा तो हम कहते थे कि चार्ज पर यूनिट टाइम जो है उसको हम आई बोलते हैं, यानी कि आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी होता है। ये तो हमें अंदाज़ा है कि हम कहते हैं कि पर यूनिट टाइम हम उसको बोलते हैं। बट अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक्चुअली चार्जेस को देखते हुए हम उसको करंट डेंसिटी को किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। अब वो कहता है, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, वो रो वी है। और वो जो चार्जेस हैं वो हमारे पास मूव कर रहे हैं इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हमारे पास चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और उनके मूव करने की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम कह देते हैं कि वो हमारे पास यू है। ठीक हो गया। अब फर्ज कर लिया कि एक हमारे पास ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये जो इसके दरमियान का फासला है इसको हम बोल देते हैं ये हमारे पास डेल्टा एल है। कि अगर हमारे पास एक चार्ज ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की है और यहाँ तक गई है तो उसने जो डिस्टेंस आपस में कवर किया है उसको वो बोलता है कि वो डेल्टा एल है। सिमिलरली ये जो है वो हमारा एंड है इस ट्यूब का, और इस एंड के ऊपर अगर हम इस साइड से इसको देखें तो जो हमारी सरफेस बनती है वो ये सरफेस बनती है, और इस सरफेस का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो हमारे पास इस तरह से होगा। तो जो भी चार्ज इधर से मूव कर रहा है वो उसने ज़ाहिरी बात है सरफेस को क्रॉस करके बाहर की तरफ जाना है। ये जो सरफेस है, जो सरफेस एरिया है, उसको हम बोल देते हैं कि हम उसको डिपिक्ट करते हैं डेल्टा एस डैश से। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि चार्ज इन दिस ट्यूब इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u along दिस ट्यूब्स एक्सिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेल्टा t द चार्ज मूव्स अ डिस्टेंस। अगर डेल्टा टी कुछ टाइम है तो हम कहते हैं कि हमारा चार्ज जो है वो एक टाइम डेल्टा टी टी वन अगर था ये और टी टू था, चार्ज हमारा यहाँ पहुँच गया तो डेल्टा टी वाले टाइम के अंदर वो कहता है कि मेरे चार्ज ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा, वो डेल्टा एल होगा। और अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम कह सकते हैं कि ये यू हमारी वेलोसिटी है और डेल्टा टी टाइम था जिसके अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई हुआ जब टोटल सेकंड्स होगा तो हमें मीटर मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो है हमारा, वो उसने जो डिस्टेंस जो कवर किया था वो हम उसको इस तरह से यू डेल्टा टी की फॉर्म में जो है हम उसको लिख सकते हैं। फिर वो कहता है कि अगर हम ये देखना चाहें कि कितना चार्ज था जिसने इस सरफेस को यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से आगे गया, तो हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की जो हमारे पास इक्वेशन थी हम उसको लेके अगर चलें तो वो हमारे पास होता था डी क्यू ओवर डी वी, या फिर हम कह सकते थे कि वो हमारे पास होता था डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी। और इधर से हम ये चार्ज देखना चाह रहे हैं, वो चार्ज जिसने क्रॉस किया है इस सरफेस को। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा क्यू डैश है उसको हम बराबर कह सकते हैं कि वो हमारे पास है रो वी और डेल्टा वी के। अब डेल्टा वी को हम इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम इस सरफेस को क्रॉस किया है वो देखना चाह रहे हैं, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ सरफेस लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा एल और डेल्टा एस है। ठीक है, हमें पता है ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब एक वॉल्यूम बन जाएगा। तो डेल्टा एस डैश वो सरफेस है और जिसको क्रॉस करना है, और डेल्टा एल वो टाइम वो लेंथ है जो उसने डेल्टा टी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो है। अब वो कहता है इस डेल्टा एल की जगह हम डेल्टा एल की वैल्यू जो हमने निकाली थी अगर हम वो पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि रो वी जो है हमारा वो यू डेल्टा टी और डेल्टा एस डैश है। हमने इसके अंदर किया क्या है कि हमने इसके अंदर जो डेल्टा एल था उसकी हमने वैल्यू जो यहाँ पे ये लिखी थी इन द फॉर्म ऑफ इट्स वेलोसिटी, वो हमने वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी है, और हम ये देख रहे हैं कि अब हमारा डेल्टा क्यू जो है वो क्या है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि हमने डायरेक्टली वी को जो है वो हमने डेल्टा एल से चेंज कर दिया और हमने इसको उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी और हम यहाँ पे पहुँच गए। इसके लिए जो इतना आसान हमारे लिए ये क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और हमारी सरफेस एरिया की डायरेक्शन है वो दोनों सेम थी। तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास वन के बराबर था, डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट वन के बराबर था, इसलिए हमने इसको इतना इजीली यहाँ पे लिख लिया। अब वो कहता है एक ट्यूब हम और देख लेते हैं। वो ट्यूब जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो इस तरह स्ट्रेट नहीं कटी हुई बल्कि यहाँ से वो टेढ़ी कटी हुई है। तो अब जो डेल्टा एस है इसके केस में जो डेल्टा एस है,
आप इसका सरफेस एरिया वेक्टर देखो तो सरफेस एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है, बल्कि और जो वेलोसिटी आप देखो तो वेलोसिटी जो है उसकी उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की और सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, उसके दरमियान में एक एंगल है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये कहें कि कितने चार्जेस ने इस सरफेस एरिया को क्रॉस किया, तो सरफेस एरिया के और इन चार्जेस की जो अ, आपस में एंगल है वो दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट नाउ। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो चार्ज जो इस केस में जिसने फ्लो किया वो क्या है, हम उसकी प्रोजेक्शन देखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एन। तो प्रोजेक्शन कैसे देखते होते थे हम, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो हम इस अब डेल्टा क्यू को हम क्या कर लेते हैं, हम और ज़्यादा जेनेरिक पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये हमारे पास अब जो होगा वो यू की वो डायरेक्शन जो डेल्टा एस के मुकाबले में है वो होना लाजमी है। वो जब पता लगेगा तो पता लगेगा कि कितने चार्जेस जो हैं वो हमारे उसने इस सरफेस को क्रॉस किया। तो हमने क्या किया, हमारा हमेशा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो तरीका कार होगा, जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि हम पहले एक सिंपल चीज़ लेंगे, उससे उस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे और फिर उसको हम मोर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ से हम एक जेनेरिक एक्सप्रेशन जो है वो उसको हम ड्राइव कर लेंगे। अब वो कहता है कि हमने ये देख लिया कि इन केस हमारा जो भी सरफेस एरिया है उसका अगर उसकी डायरेक्शन यू के साथ मैच नहीं करती तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट के तौर पे हमने इस तरह से लिख लिया। अभी वो कहता है कि हम बात करना चाह रहे थे करंट डेंसिटी की, और अभी तक हमने ये देखा है कि कितना चार्ज जो था उसने सरफेस एरिया क्रॉस किया। अभी तक हम चार्ज के ऊपर हैं, हम करंट की तरफ नहीं आए। तो करंट हमारे पास क्या होता था, करंट हमारे पास होता था कि अगर हम इसी करंट इस चार्ज के फ्लो करने से कितना करंट फ्लो हुआ वो देखना चाहते हैं, तो हम ये करेंगे कि हम डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा क्यू हमारे पास था रो वी यू डॉट डेल्टा एस और डेल्टा टी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी से कट जाएगा और डेल्टा आई जो इस केस में हमारे पास बचा है वो हमारे पास होगा रो वी यू डॉट डेल्टा एस। अब ये आ गया है हमारे पास करंट की एक्सप्रेशन, लेकिन वंस अगेन ये जो एक्सप्रेशन है ये जेनेरिक एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक्सप्रेशन है सिर्फ इस केस के लिए जहाँ पे जो हमारे पास जो हमारे पास सरफेस एरिया था वो डेल्टा एस था। लेकिन हर जगह पे हमारा सरफेस एरिया डेल्टा एस तो नहीं होगा, तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू मोर जेनेरिक फॉर्म। तो इसको अगर हम मोर जेनेरिक फॉर्म की तरफ लेके जाएं तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रल ले लें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आई होगा इस साइड पे उसको हम इस तरह से इंटीग्रल ऑफ रो वी यू डॉट डेल्टा एस इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते, उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं कि जो रो वी और यू है इसका मतलब क्या है। रो वी वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है जो उस जगह पे अवेलेबल थी, और जो यू है वो उसकी जो है हमारे पास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से चार्ज हमारा मूव कर रहा था। तो अगर हम रो वी को देखें तो रो वी की जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास कूलम पर मीटर क्यूब होता है, और इसी तरह से जो यू का हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। तो ये 1 मीटर जो है इससे कट जाएगा और ये हमारे पास बचेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर और एस, यानी कि कूलम पर सेकंड जो है ये आ गया और साथ आ गया 1/मीटर स्क्वायर। तो कूलम ओवर एस क्या होता है, एम्पेयर। तो ये एम्पेयर मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास जो एम्पेयर मीटर स्क्वायर है बेसिकली ये हमारे पास करंट डेंसिटी है। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जे है ये हमारा बराबर होगा रो वी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी था, साथ उसके यू मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसका जो इसकी जो हमारे पास यूनिट होगा वो हमारे पास एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होगा। इस चीज़ को आपने हमेशा 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 याद रखना है कि अगर हम वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होगी, एम्पेयर पर मीटर क्यूब नहीं होगी। किस तरह स्क्वायर होगी वो हमने अभी यहाँ पे देख लिया। इसी तरह अगर हम सरफेस करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास रो एस यू होगा, और उस केस में हमारे पास एम्पेयर पर मीटर इसका यूनिट होगा। और अगर हम लाइन करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो इसका यूनिट होगा वो सिर्फ एम्पेयर होगा। ये लाइन करंट डेंसिटी को हम सिंपल करंट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर वो ये कहता है कि हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी ऊपर वाली वो बनी डेल्टा आई इज इक्वल्स टू जे डॉट डेल्टा एस। ठीक है, ये फॉर दैट ट्यूब हमारे पास बनी।
अब अगर हम इसको मोर जेनेरिक फॉर्म की तरफ लेके जाना चाहें तो हम ये चाहेंगे कि जे डॉट डेल्टा एस की बजाय जे डॉट डी एस होना चाहिए, जो किसी भी टाइप का जो सरफेस एरिया है वो उसके अंदर आए। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आई जो है वो इंटीग्रेट अगर हम कर लें करंट डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू डी एस, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल आई होगा उसमें से गुजरने वाला। तो ये हमने क्या किया कि हमने एक आसान सी चीज़ ली, एक सिंपल ट्यूब वाला केस लिया, उसको हमने फिर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की तरफ मूव किया और उधर से हमने फिर उसको एक मोर जेनेरिक फॉर्म, अब हमारे पास डॉट डी एस आ गया है। ये डी एस किसी भी तरह का हो सकता है, ये एक सिलेंडर हो सकता है, ये एक स्फेयर हो सकता है, और ये कुछ भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो जे की वैल्यू दी होगी उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसके एरिया के साथ और उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे फॉर द होल सरफेस। तो हमें जवाब में आई मिल जाएगा और वाई, वो आई जो होगा हमारे पास वो बेसिकली क्या होगा, एम्पेयर के बराबर होगा। वंस अगेन अगर आप देखो तो जे डॉट डी एस क्यों है, आप ये देख सकते हो कि जे के जो एक्सप्रेशन, जे के जो यूनिट निकले थे वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर निकले थे, और डॉट वो हो रहा है डी एस के साथ जो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से कट जाएगा और जवाब में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एम्पेयर आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। ये फॉर दैट केस व्हेन वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी इज गिवन। अगर आपके पास करंट डेंसिटी दी होगी सरफेस करंट डेंसिटी, तो उस केस में आपके पास जे एस होगा, तो उस केस में आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डी एल के साथ होगा, और जो आपका लाइन इंटीग्रल होगा फॉर दिस लाइन होगा। और इसी तरह से जो अगर लाइन जो है लाइन करंट डेंसिटी दी होगी तो वो डायरेक्टली आपके पास आई के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम आगे भी एक दफ़ा और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये समझाने के लिए मैंने आपको कि एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है, एम्पेयर पर मीटर क्यूब नहीं है। इस पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ को हमेशा जो है वो अपने जहन के अंदर रखना है। अब वो कहता है कि जब एक करंट जो है वो ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर फ्लो करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये कन्वेक्शन टाइप है। तो ये करंट की कन्वेक्शन टाइप है, और जे एक्चुअली जो यहाँ पे जे है ये कन्वेक्शन टाइप करंट है, जिसमें अगर आप देखो तो पूरा चार्ज जो था वो मूव कर रहा था। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो विंड ड्रिवन चार्ज क्लाउड, अगर आपका जो क्लाउड है वो आपको पता है कि क्लाउड जो है उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज होता है, अगर वो स्टैटिक चार्ज एक चार्ज क्लाउड है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है, वो मूव किया है, तो वही चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, एज ए रिजल्ट हम कहेंगे कि जो करंट फ्लो किया है उसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इसी तरह से जो है वो अगर आप एसईएम की तरफ मूव करो, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सफ़र तय करता है एक जगह से दूसरी जगह तक का। और वो इलेक्ट्रॉन अगर एक टाइम पे एक जगह पे है तो दूसरे टाइम पे बीम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को लेके इस जगह पे चली जाएगी। एज ए रिजल्ट ये चार्ज पार्टिकल इधर से मूव करके इधर गया है, और जो करंट फ्लो करेगा वो उसको हम बोलेंगे ये कन्वेक्शन करंट है। एक दूसरी टाइप का करंट होता है जो हम अमूमन देखते हैं, जो हमारी वायर्स में से गुजरता है, वो जो करंट होता है जो मेटालिक वायर्स में से गुजरता है उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, और उसमें और कन्वेक्शन करंट में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जो मेटल वायर में से गुजरने वाला करंट है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, और सिर्फ वो चार्जेस मूव कर सकते हैं जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। और वो होता इस तरह से है कि अगर एक एटम इधर पड़ा हुआ है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम इधर पड़ा हुआ है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इधर पड़ा हुआ है उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो यही इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता कि यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे और बाहर निकल जाए। बेसिकली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके इधर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी इन कंडक्शन करंट कि जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था जो लीव कर रहा है वो भी वही इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन इधर एंटर हुआ हो और इधर वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, इधर वाला 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 आगे चला गया, और एंड वाला बाहर निकल गया। तो ये जो टाइप ऑफ करंट है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कंडक्शन करंट है। और जो हमने पिछला देखा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था, एक ही चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था, उसकी वजह से जो करंट पैदा हुआ था उसको हम बोलते थे कि वो हमारे पास कन्वेक्शन करंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, अगर आप इसको रिलेट कर लो कंडक्शन और कन्वेक्शन के फिनोमिना के साथ, तो आप उसको उस तरह से भी समझ सकते हो कि कन्वेक्शन हम कहते थे कि कन्वेक्शन जो होती है वो बेसिकली जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो कन्वेक्शन वो होता है कि वो
जो हीटेड पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह खुद हीट लेकर जाए, उसको हम बोलते थे कि वो कन्वेक्शन है। और अगर हम ऐसे करते थे कि हम कहते थे कि एक देगची है और देगची के अंदर हमने नीचे आग लगाई हुई है, और वो जो आग की वजह से वो जो पानी गर्म हो रहा है वो बेसिकली कंडक्शन की वजह से हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि ये एक्साइट होते हैं, ये हीट अप होते हैं, ये अगले वाटर मॉलिक्यूल को हीट अप करता है, वो अगले वाटर मॉलिक्यूल को हीट अप करता है, वो अगले को, और ये जो बेसिकली एक कंडक्शन का फिनोमेना यहाँ पे नज़र आता है। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है कन्वेक्शन करंट के अंदर और कंडक्शन करंट के अंदर। जो कंडक्शन करंट है वो ओबे करता है ओहम्स लॉ को, लेकिन जो कन्वेक्शन करंट है वो ओबे नहीं करता। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी। फिर हम मूव करते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। अब कूलम्स लॉ जो है वो हमारे पास क्या कहता है, कूलम्स लॉ की तरफ अगर हम मूव करें तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो कूलम्स लॉ हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ हमारे पास रिलेटेड टू है अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो हम कहते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एमिट करता हुआ नज़र आएगा हमेशा। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा होगा वो चार्ज, हम ये देखना चाहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहें एट एनी पॉइंट। जैसे फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास ये एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट के ऊपर देखना चाहता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो कूलम्स लॉ हमें बेसिकली उसकी एक्सप्रेशन देता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी चार्ज जो था, उसके अलावा 4 पाई एप्सिलॉन और साथ आर का स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट था और ये चार्ज पड़ा हुआ था और ये पॉइंट किसी भी स्पेस में था, तो हमें पता है कि जो आर की डायरेक्शन है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन है। वो जो डायरेक्शन होगी, जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे वो आर है, और ये जो टोटल वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे ये आर एरो वाला कंप्लीट वेक्टर है। ठीक हो गया। तो ये जो आर है ये बेसिकली इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है नीचे आर स्क्वायर की फॉर्म में, और ये जो डायरेक्शन है आपको ये डायरेक्शन नज़र आएगी उस चार्ज से लेके उस पॉइंट तक की जो डायरेक्शन होगी उसको हम एज ए यूनिट वेक्टर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आर हैट इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम क्यू टू पॉइंट पी। और यहाँ पे वो आर हैट इसलिए है क्योंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले रहे हैं उसे, और हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा उस जो चार्ज है वो हमारा ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, और जब किसी पॉइंट पे देखते हैं तो उस ओरिजिन से लेके उस तक का जो वेक्टर है वो जो एक डायरेक्शन बनती है वो हमेशा आर हैट की बनती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने उसको यहाँ आर हैट से डिस्प्ले कर दिया है या डिपिक्ट कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस विच मे बी ड्यू टू अ चार्ज और अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू डैश व्हेन प्लेस्ड एट पॉइंट पी इज। अगर वो कहता है कि इसी तरह से एक चार्ज पड़ा हुआ था और या कोई चार्ज डेंसिटी थी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसी स्पेस के अंदर, हमने क्या किया कि हमने उस जो पॉइंट था जिसके ऊपर हम मेजर कर रहे थे वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। उस फोर्स को वो बोलता है कि वो फोर्स जो है वो बेसिकली क्यू इंटू ई के बराबर होगी। यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू वो टेस्ट चार्ज है जो हमने यहाँ पे रखा। तो क्योंकि ये पहले वाला क्यू है तो हम इसको क्यू डैश कह लेते हैं। तो क्यू डैश वो टेस्ट चार्ज है, और ई जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी कि जितनी ज़्यादा ई स्ट्रांग होगी इसके ऊपर पड़ने वाली जो फोर्स है आपको जो नज़र आ रही होगी वो उतनी ही ज़्यादा महसूस होगी। तो अगर आप कहोगे फोर्स का यूनिट न्यूटन है और क्यू का यूनिट जो है वो कूलम है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ पे आपको एक और मिल रहा है जो न्यूटन पर कूलम है। ठीक हो गया। तो फॉर अ मटेरियल विद परमिटिविटी ई, अगर आप कहो कि अभी तक आपने देखा कि एक ई था और एक डी था, और जो डी था हमने कहा था कि वो फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, वो फ्लक्स डेंसिटी है। ये मटेरियल स्पेसिफिक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी इंटेंसिटी है, इसका मटेरियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इन दोनों को जब हम आपस में रिलेट करते हैं तो हम इसको इस तरह से रिलेट करते हैं। अब अगर आप देखो तो ये फ्लक्स डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और ये जो ई है यहाँ पे ये परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी है किस चीज़ की, उस मटेरियल की जिसमें आपने ई को अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर ये मटेरियल फ्री स्पेस है तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो आपको पता है वो आपके पास 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 होती है। ठीक हो गया। तो अगर फ्री स्पेस नहीं है कोई और चीज़ है तो उसमें ई की कोई ना कोई वैल्यू होगी डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। अब वो ये कहता है कि जो ई है, जो परमिटिविटी है बेसिकली,
इसकी वैल्यू क्योंकि मटेरियल डिपेंडेंट है तो ये कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग अप्लाइड। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम अगर ये देख लें कि डी और ई का आपस में ताल्लुक क्या है, या हम इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के मुताबिक इसको देखने की कोशिश करें, तो वो ये कहता है कि ई, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो ई जो है वो बेसिकली टेम्पटेशन है। ठीक है, कि आपको किसी भी चीज़ की कोई टेम्पटेशन है, आपको कोई उकसाया जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो ई जो है वो उसकी इंटेंसिटी है कि आपकी टेम्पटेशन जो है वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, आपको जो उकसाने की इंटेंसिटी है वो क्या है। और डी जो है वो एक्चुअल रिजल्ट है कि आप उसके उकसाने की वजह से कितना भटके हो। अब वो कहता है कि वो जो भटकना है और जो इंटेंसिटी है, ये दोनों वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दरमियान में जो चीज़ फैसला करने वाली है वो एप्सिलॉन नॉट है। तो हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे हम ये कह लेते हैं कि ये हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, ये इधर से बात आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कैरेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, मेरी टेम्पटेशन जो एक्चुअली मैं भटक रहा हूँ ड्यू टू सम टेम्पटेशन, वो उतनी कम होगी। और जितना मेरा कैरेक्टर वीक होगा, मैं कम टेम्पटेशन के ऊपर भी ज़्यादा जल्दी भटक जाऊंगा। तो बेसिकली ये हमने ये कहा कि ये जो है ना, ये जो है वल्नरेबिलिटी है, कि उस मटेरियल की वल्नरेबिलिटी क्या है, वो कितनी ज़्यादा है, वो कितनी कम है। तो ये जो ई एप्सिलॉन है यहाँ पे, वो परमिशन कितनी दे रहा है, वो मटेरियल कितनी परमिशन दे रहा है इस ई को उसके ऊपर इफेक्ट करने की। जितनी ज़्यादा परमिशन देगा उतना ही जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। अब वो कहता है कि क्योंकि जैसे मैंने कैरेक्टर की एग्जांपल दी, तो हर बंदे का एक कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है अनलेस टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वो ये कहता है कि अगर हम ये कंसिडर कर लें कि एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डी है, जो फ्लक्स है, वो लीनियरली रिलेटेड है ई के साथ। यानी कि अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं जितना ई बढ़ेगा डी उतना बढ़ेगा। ठीक है, जितना ई कम होगा डी उतना कम होगा। यानी कि ई का और डी का लीनियर रिलेशनशिप होगा अगर हमारा ई जो है वो चेंज नहीं हो रहा, अगर परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज नहीं हो रही। इसमें वो ये बात करता है कि जो परमिटिविटी है एक्चुअली वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, के ई की मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होती है। जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही कंसिडर होती है, अनलेस ई इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के करीब चला जाए। वहाँ पे जाके वो जो है, क्या उसका नाम है, परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होने का खतरा होता है, क्योंकि मटेरियल स्ट्रक्चर टूटने का खतरा होता है। उस जगह पे सिर्फ ई की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, वरना ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं उनमें ई की वैल्यू जो है वो ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो ई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे जितनी ज़्यादा हो या जितनी कम हो। ठीक हो गया। तो इसके केस में वो ये अब कह रहा है कि मटेरियल जो है वो ज़्यादातर नॉन लीनियर बिहेवियर शो नहीं करते। जैसे जैसे ई बढ़ाते हो डी भी बढ़ता है, जैसे जैसे ई कम करते हो डी भी कम होता है। और इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन है वो अमूमन कांस्टेंट होती है। अब वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो हमने डिस्कस कर ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि बाज़ औक़ात जो ये परमिटिविटी है, ये किसी मटेरियल के अंदर डायरेक्शन चेंज करने से परमिटिविटी भी चेंज होती है। वो जो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर डायरेक्शन बदलने से या लोकेशन बदलने से या मूवमेंट की वजह से अगर एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि वो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, उनके उनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है। और वो सॉरी, चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं कि वो आइसोट्रोपिक है, कि किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ तो उसका जो वैल्यू ऑफ ई है वो सेम रहेगी। सिमिलरली अगर आपके मूव करने से या आपकी डायरेक्शन चेंज करने से परमिटिविटी की वैल्यू के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम बोलेंगे कि जो ऐसे मटेरियल हैं वो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल हैं। तो वो ये बोलता है कि ज़्यादातर मटेरियल हमारे जो हैं वो आइसोट्रोपिक ही होते हैं। तो जो एजम्पशंस वो लेके चलेगा वो ये चलेगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये ई के बदलने से भी एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं बदलेगी, और डायरेक्शन के बदलने से भी एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो आपके पास चेंज नहीं होगी। और अगर ई आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि डी और ई जो है ये इनका आपस में जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये दो एजम्पशंस आपने याद रखनी है कि एक, कि ई जो है उसके बदलने से एप्सिलॉन के ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता। रीज़न ये है कि मटेरियल क्योंकि सेम है, और अनलेस ई इतना ज़्यादा हो जाए कि मटेरियल आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के
हद तक पहुंच जाए और जहाँ पे उसका स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए उस जगह पे, तो क्योंकि हम ज़िम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते मटेरियल को, क्योंकि मटेरियल ने अपनी प्रॉपर्टी ही लूज़ कर दी है। और सेकंड वो ये है कि हम ये कहेंगे कि हमारे ज़्यादातर मटेरियल क्योंकि आइसोट्रॉपिक हैं, इसलिए डायरेक्शन के चेंज करने से भी एप्सिलॉन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम थ्रू आउट दिस कोर्स जो एप्सिलॉन है उसको कंसिडर करेंगे कि दिस इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड अदरवाइज इन योर न्यूमेरिकल। तो ये चीज़ हो गई। फिर अब ई को वो बाज़ात ई नॉट के साथ रिलेट करता है। उसको वो कहता है कि अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी देखें कि कोई ख़ास मटेरियल है उसकी मैं रिलेटिव परमिटिविटी देखना चाहता हूँ, तो जो उसकी एक्चुअल परमिटिविटी है अगर हम उसकी रेशियो ले लें विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी परमिटिविटी है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ समथिंग रिलेटिव टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बाज़ औक़ात आपको एप्सिलॉन आर भी नज़र आएगा। अगर आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो बगैर देखे उसको यहाँ पे पुट ना कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो ई है जो एप्सिलॉन है वो एक्चुअल वैल्यू है उस मटेरियल की, और रिलेटिव वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप रिलेटिव वैल्यू से पहले एक्चुअल वैल्यू निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी जो भी उसने दी होगी। जब ये दोनों वैल्यूज पुट कर लोगे फिर एक्चुअल ई निकलेगा, और वो ई आप यहाँ पुट करोगे और फिर आपको डी मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी में और परमिटिविटी ऑफ एक्चुअल मटेरियल, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, कंसेप्चुअल फ़र्क जो है वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ मूव करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच।